आज व्यवसाय अध्ययन में पाठ 2 के अंतर्गत व्यावसायिक उपक्रम के बारे में पढ़ेंगे। व्यावसायिक उद्यम या व्यावसायिक उपक्रम, व्यावसायिक फर्म, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि समानार्थी शब्द हैं और वे एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर लिए जाते हैं। अतः व्यावसायिक उद्यम तथा व्यावसायिक उपक्रम एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं। सामान्यतः अंग्रेजी शब्द इंटरप्राइजेस के लिए उद्यम और अंडरटेकिंग के लिए उपक्रम शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यावसायिक उपक्रम की विशेषताएं। व्यावसायिक उपक्रम की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है पृथक अस्तित्व। समस्त व्यावसायिक उपक्रमों का प्रायः स्वतंत्र एवं पृथक अस्तित्व होता है। एक संस्था का दूसरे से अस्तित्व भिन्न होता है। एक उपक्रम की पूंजी, संपत्ति, देनदार एवं लेनदार का दूसरी संस्था से कोई संबंध नहीं होता है। दूसरी विशेषता है पृथक स्वामित्व। सभी संस्थाओं का स्वामित्व पृथक होता है अर्थात अलग होता है और उन व्यक्तियों के हाथों में होता है जो उन्हें पूंजी प्रदान करते हैं। जिन संस्थाओं में पूंजी निजी होती है वे निजी उपक्रम और जिनमें शासकीय या सरकारी पूंजी होती है वे सरकारी उपक्रम तथा जिनमें निजी और सरकारी पूंजी होती है उन्हें संयुक्त उपक्रम कहा जाता है। तीसरी विशेषता है स्वतंत्र प्रबंधन। समस्त संस्थाओं का प्रबंधन स्वतंत्र होता है अर्थात उपक्रम के स्वभाव के अनुसार प्रबंधन अलग अलग होता है और एक प्रबंध दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करता है। चौथी विशेषता है स्वतंत्र जोखिम। किसी एक संस्था के लाभ या हानि का संबंध अन्य दूसरी संस्था से नहीं होता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यवसाय की जोखिम भी पृथक होती रहती है। लाभ हानि के लिए उसके स्वामी ही उत्तरदायी होते हैं। तो ये थी व्यवसायिक उपक्रम की विशेषताएं। पहला पृथक अस्तित्व, दूसरा पृथक स्वामित्व, तीसरा स्वतंत्र प्रबंधन, चौथा स्वतंत्र जोखिम। इसके बाद हम देखेंगे व्यावसायिक उपक्रम के प्रकार या स्वरूप। व्यावसायिक संगठनों को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है जिनके पुनः अनेक स्वरूप हैं। नंबर अ निजी क्षेत्र। इसके अंतर्गत पहला है गैर निगमित क्षेत्र। पहला एकल स्वामित्व, दूसरा संयुक्त हिंदू परिवार, तीसरा साझेदारी, चौथा संयुक्त उपक्रम। दूसरा है निगमित क्षेत्र। पहला प्राइवेट या निजी कंपनी, दूसरा पब्लिक या सार्वजनिक कंपनी, तीसरा सहकारी कंपनी या सहकारी समिति। नंबर अ पब्लिक क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत पहला है गैर निगमित क्षेत्र। पहला विभागीय संगठन, दूसरा बोर्ड संगठन। नंबर दूसरा निगमित क्षेत्र। पहला संयुक्त पूंजी कंपनी, दूसरा सरकारी कंपनी, तीसरा सार्वजनिक निगम या पब्लिक कॉर्पोरेशन। उपर्युक्त वर्गीकरण में से निम्न संगठन वर्तमान में अत्यधिक प्रचलित व महत्वपूर्ण है। पहला है एकल स्वामित्व या एकल व्यापारी, दूसरा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, तीसरा साझेदारी, चौथा संयुक्त पूंजी कंपनी, पांचवा सहकारी समिति, छठवां सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी उपक्रम। इसके बाद हम देखेंगे व्यवसाय को आरंभ करने में ध्यान देने योग्य घटक। एक नए व्यावसायिक उपक्रम को आरंभ करते समय उद्यमी या प्रवर्तक को निम्नलिखित घटकों पर विचार करना चाहिए। पहला है व्यावसायिक क्रियाकलाप का चयन। एक नए व्यावसायिक उपक्रम को प्रारंभ करने की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब व्यवसायी के दिमाग में व्यवसाय करने का विचार आता है। व्यवसायी उस विचार का विश्लेषण करता है कि वह उपक्रम लाभप्रद होगा या नहीं। वह उन उत्पादों के लिए बाजार मांग निर्धारित करता है जिन्हें वह उत्पादित करना चाहता है। दूसरा है स्वामित्व के स्वरूप का चयन।
व्यवसायिक उपक्रम का स्वरूप एकल स्वामित्व, साझेदारी या संयुक्त पूंजी कंपनी हो सकता है। संगठन के स्वरूप का चयन व्यवसाय आरंभ करने वाले उद्यमी के प्राधिकार का निर्धारण करेगा, परंतु कतिपय व्यवसायों के लिए संगठन के स्वरूप के चयन का कोई विकल्प नहीं होता। जैसे बीमा व बैंकिंग व्यवसाय केवल संयुक्त पूंजी कंपनी द्वारा ही संचालित किया जा सकता है। व्यवसाय का आकार भी संगठन स्वरूप को निर्धारित करता है। यदि व्यवसायिक क्रियाएं बड़े पैमाने पर की जानी हैं, तो उस दशा में संगठन का कंपनी स्वरूप ही अधिक उपयुक्त होगा। एकल स्वामित्व या साझेदारी लघु एवं मध्यम पैमाने के व्यवसायों के लिए उपयुक्त है। तीसरा पॉइंट है वित्तीय आयोजन। प्रवर्तक या उद्यमी को व्यावसायिक उपक्रम के प्रारंभ तथा निरंतरता के लिए पूंजी की पर्याप्त राशि उपलब्ध करानी पड़ती है। पूंजी की आवश्यकता भूमि, भवन, मशीन व उपकरण आदि जैसी स्थायी परिसंपत्तियों तथा कच्चे माल, आपूर्तियों तथा पुस्त ऋणों जैसी चालू परिसंपत्तियों में निवेशक हेतु होती है। पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के व्ययों के भुगतान के लिए भी होती है। चौथा है व्यवसाय की अवस्थिति या स्थान निर्धारण। व्यवसायिक उपक्रम की अवस्थिति एक महत्वपूर्ण समस्या होती है, जिसे प्रवर्तक को सुलझाना होता है। उसे ऐसे स्थान निर्धारण की खोज करनी चाहिए जहां पर संगठन को कच्चे माल, श्रम शक्ति, बाजार तथा कुछ सेवाओं यथा बैंकिंग, परिवहन, संचार, बीमा व भंडारण तक सुगम पहुंच होगी। स्थान निर्धारण अनुकूलतम हो ताकि उत्पादन तथा वितरण लागतें न्यूनतम हो। पांचवा है व्यावसायिक इकाई का आकार। उपक्रम का आकार विभिन्न घटकों तथा तकनीकी, प्रबंधकीय, वित्तीय तथा विपणन सुविधाओं द्वारा प्रभावित होता है। कुछ घटक बड़े आकार के अनुकूल होते हैं, तो कुछ घटक व्यावसायिक प्रचालनों के पैमाने को प्रतिबंधित करने का काम करते हैं। यदि उद्यमियों को इस बात का विश्वास होता है कि वे अपने उत्पादों का विपणन करने तथा पर्याप्त पूंजी जुटाने में समर्थ होंगे, तो वे अपने व्यावसायिक कार्यों को बड़े पैमाने पर प्रारंभ करेंगे। परंतु व्यवसायी प्रायः अपने कार्यों को लघु एवं मध्यम पैमाने पर प्रारंभ करते हैं। छठवां है मशीन तथा उपकरण। एक ऐसे नए उपक्रम जो वस्तुओं का उत्पादन करेगा, उसके प्रारंभ करने के पूर्व मशीनों तथा उपकरणों का चुनाव करना एक गंभीर समस्या होती है। वह विभिन्न घटकों तथा धनराशि की उपलब्धता, उत्पादन का आकार तथा उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। मशीन तथा उपकरण से प्राप्त किए जाने वाले हित लाभ उनमें किए गए निवेश की राशि को सार्थक सिद्ध करनी चाहिए। किसी मशीन या उपकरण का चयन या चुनाव करते समय मरम्मत एवं अनुरक्षण सेवाओं तथा स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होता है। सातवां है श्रम शक्ति। उद्यमी स्वयं अकेले व्यवसाय को संचालित नहीं कर सकता है। उसे कुशल एवं अकुशल श्रमिकों तथा प्रबंधकीय स्टाफ समेत बहुत से व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता होती है। उपक्रम के लिए प्रयुक्त प्रकार के व्यक्तियों का नियोजन आवश्यक है, अन्यथा समय, धन एवं श्रम का बड़ा भाग क्षय होगा। उन्हें उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देना होगा। आठवां है प्रक्रियात्मक औपचारिकता। एकल स्वामित्व या साझेदारी की दशा में व्यवहारिक रूप से कोई प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं है। किसी विशिष्ट व्यवसाय को आरंभ करने के लिए केवल नगरपालिका या नगर निगम से अनुमति लेनी पड़ती है।
साझेदारी का पंजीयन भी अनिवार्य नहीं है। सरकारी विनिमय ही न्यूनतम शक्य है। यदि साझेदारी फर्म छोटे या मध्यम पैमाने का कार्य करती है, परंतु एक संयुक्त पूंजी कंपनी को निगमन के समय तथा उसके जीवन काल के दौरान दोनों अनेक प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। कंपनी का निगमन अनिवार्य है। इस प्रयोजन के लिए कई प्रलेख तैयार करने पड़ते हैं। नंबर 9 है उपक्रम को लॉन्च करना। उद्यमी या प्रवर्तक को व्यवसाय के लिए व्यक्तियों, कच्चे माल, मशीनरी, धन तथा प्रबंधकीय सामर्थ्य की व्यवस्था करनी पड़ती है। इन संसाधनों को प्राप्त करने के बाद वह संगठन संरचना को विकसित करेगा तथा कर्मचारी वर्ग के बीच कार्य का विभाजन करेगा। इसके बाद व्यावसायिक प्रचालन ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्टि करना शुरू करेगा। उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभाग जैसे उत्पादन, वित्त प्रबंध, विपणन, कार्मिक आदि सृजित किए जाते हैं। प्रबंधक इन विभागों की कार्य प्रणाली को समन्वित करते हैं तथा विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन क्रियाकलापों के माध्यम से सामान्य जनता को उत्पादों की उपलब्धता के बारे में सूचनाएं पहुंचाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कंपनी का निर्माण। कंपनी कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम होने के कारण कंपनी का निर्माण स्वयं नहीं हो सकता, बल्कि एक लंबी वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करने व विभिन्न अवस्थाओं से गुजरने के बाद निर्माण होता है। इसके निर्माण की अवस्थाओं को प्रमुख रूप से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्रवर्तन, दूसरा निगमन या पंजीयन, तीसरा पूंजी का निर्गमन, चौथा व्यवसाय का प्रारंभ। तो ये थी कंपनी निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं।